हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। जो आइडिया है कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग का या डिस्प्लेसमेंट का, वो काफी पुराना है, जिसमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी और फ्रैंक बिटेलर, इन सब स्कॉलर्स के नाम दिए जा सकते हैं, जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में जो है इस थ्योरी के बारे में बताया। अल्फ्रेड जो आपके अल्फ्रेड वैगनर हैं, उन्होंने जो जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण या सबसे हम बोल सकते हैं रिलायबल थ्योरी जो थी वो दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के बारे में। उन्होंने ये आइडिया 1912 में propound किया या दिया। 1922 में ये एक बुक की फॉर्म में आया और 1924 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। अब जो वैगनर ने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी, इसके पीछे उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो वो क्लाइमेटिक की वेरिएशंस देख रहे थे इन द पास्ट, पुराने टाइम में जो उन्होंने क्लाइमेट में वेरिएशंस देखी, उन उसकी वजह से इनकी ये नीड हुई या इन्हें ये महसूस हुआ कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ड्रिफ्ट हुए होंगे या डिस्प्लेस हुए होंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि या तो कॉन्टिनेंट्स रिमेन स्टेशनरी, या तो कॉन्टिनेंट्स जो है वो अपने स्थान पे रहे होंगे और जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो शिफ्ट हुए होंगे, या जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो अपने स्थान पे रहे होंगे और जो लैंड मासेस हैं वो शिफ्ट किए होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स में जो वैगनर ने अपनाया, उन्होंने ये दूसरा पॉइंट अपनाया कि जो क्लाइमेटिक जोन्स थे वो स्टेशनरी रहे होंगे और जो लैंड मासेस थे वो अपने स्थान से ड्रिफ्ट हुए होंगे। वैगनर ने क्या कहा कि पूरे जियोलॉजिक टाइम जो था उसमें सिर्फ एक एक कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया कार्बोनिफरस पीरियड में। जो पेंजिया था वो एक वाटर बॉडी से सराउंडेड था जिसका नाम उन्होंने दिया पेंथाल्सा। अब जो ड्रिफ्टिंग हुई या जो डिस्प्लेसमेंट हुई, उसके पीछे जो वैगनर थे उन्होंने कहा कि दो प्रकार की फोर्सेस ने काम किया। पहली तो थी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, और सेकंड थी टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो ये दोनों फोर्सेस थी जो कॉन्टिनेंट्स की डिस्प्लेसमेंट हुई या कॉन्टिनेंट्स की जो ड्रिफ्टिंग हुई उसके लिए उत्तरदायी। अब जो ड्रिफ्टिंग थी कॉन्टिनेंटल मासेस की, अकॉर्डिंग टू वैगनर, वो कार्बोनिफरस पीरियड में शुरू हुई। जो पेंजिया था, जो एक पूरा कॉन्टिनेंट था, एक लैंड मास था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसका नॉर्दर्न जो पार्ट था वो बना लॉरेशिया या जिसे अंगारा लैंड कहा जाता है, और जो सदर्न पार्ट था वो बना गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक जो स्पेस था वो बना टीथियस सी। तो क्या प्रोसेस हुई पूरी? ये एक पेंजिया था, लैंड मास था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में। जो नॉर्दर्न पार्ट था वो लॉरेशिया बन गया और सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड बन गया। उनके बीच में जो स्पेस था वो बन गया टीथियस सी। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इसके लिए जो फोर्स अकॉर्डिंग टू वैगनर जिम्मेदार थी वो थी डिफरेंशियल ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ब्यूएंसी। इसके बाद जो इंडियन पेनिनसुला थे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब पार्ट थे गोंडवाना लैंड के, जो पेंजिया से टूटे और अलग हो गए। किसकी वजह से? टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से। उसके बाद जो नॉर्दर्न अमेरिका था वो वेस्ट वर्ड जो है वो डिस्प्लेस हो गया, पश्चिम की तरफ ड्रिफ्ट हो गया टाइडल फोर्स के कारण। जो साउथ अमेरिका था वो अफ्रीका से टूट के वेस्ट वर्ड मूव कर गया टाइडल फोर्स के कारण। जो इंडियन पेनिनसुला की नॉर्थ वर्ड मूवमेंट थी उसके कारण इंडियन ओशियन का जन्म हुआ, और जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्ट वर्ड मूव हुए उसकी वजह से अटलांटिक ओशियन का फॉर्मेशन हुई। इस तरह से जो पूरा एक कॉन्टिनेंट थे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भागों में ड्रिफ्ट हुए या डिस्प्लेस हुए। अब ये जो पूरी प्रोसेस थी, इसके लिए कुछ एविडेंसेस भी वैगनर ने दिए इसके सपोर्ट के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका, उनकी जो शोर लाइन है और जो उनका माउंटेन सिस्टम है उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो बाउंड्रीज हैं या उनकी जो शोर लाइंस हैं
वो ऐसा लगता है कि एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो सकती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि एक ही लैंड मास के ये किसी टाइम पे भाग थे जो अलग टाइम में फिर टूट गए। उसके बाद जो फॉसिल्स मिले या वेजिटेशन मिली इन द ईस्टर्न कोस्टन ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न कोस्टन ऑफ अफ्रीका, वो भी एक जैसी थी, सिमिलैरिटी थी। उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लॉसोपटेरिस फ्लोरा थी इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और फॉकलैंड आइलैंड में, उससे भी ये पता चलता है कि किसी टाइम में ये सब लैंड मास जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि इन सब में एक तरह की फ्लोरा देखने को मिलती है। इसके बाद कार्बोनिफरस ग्लेशिएशन ऑफ ब्राजील, फॉकलैंड, साउथ अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिका, ये भी बताता है कि जो ये सब लैंड मास थे किसी समय में एक साथ जुड़े हुए थे। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लोरा थी, जो वेजिटेशन थी, या जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, या जो ग्लेशिएशन थी, वो सभी इस जो प्रमाण हैं वो ये बताते हैं कि ये सब लैंडमार्क्स जो हैं वो किसी समय में एक साथ इकट्ठे थे या जुड़े हुए थे। अब कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस थ्योरी के, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ज्यादा विचार नहीं किया गया। सबसे पहले वैगनर जो है उन्होंने जो प्री कार्बोनिफरस टाइम है उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। ये सारी जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू वैगनर कार्बोनिफरस पीरियड से शुरू हुई है, तो उससे पहले क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, वो इन्होंने नहीं बताया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, जो इस थ्योरी का हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक है या डीमेरिट है, वो ये है कि जो अलग अलग फोर्सेस वैगनर ने बताया कि उत्तरदायी थी कॉन्टिनेंट्स के डिस्प्लेसमेंट के लिए, ऐसा माना जाता है कि वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं थी कि वो कॉन्टिनेंट्स को डिस्प्लेस कर दे या मूव कर दे। जो ये इन्होंने कहा था ब्योयांसी, टाइडल करंट्स और ग्रेविटी फोर्सेस, दे आर इनसफिशिएंट। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो वैगनर की थ्योरी के थे। पर अगर हम बोलें कि कॉन्टिनेंट की जो डिस्प्लेसमेंट थी या ड्रिफ्टिंग थी, उससे रिलेटेड सबसे एक मैच्योर आइडिया या एक रिलायबल आइडिया जो मिला, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वैगनर जो उन्होंने दिया वही था, जिससे कि इन फ्यूचर जो प्लेट टेक्टोनिक्स था या सी फ्लोर स्प्रेडिंग था, उन सभी थ्योरीज को भी एक एक बेस मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।